उधर छत्तीसगढ़ से जो खबर निकल कर आई कि जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ वहां बसपा ने बाजी मारी है। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सर्वोच्च न्यायालय से 2 फैसलों के बारे में खबरें निकल कर आई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो खबरें हम आपको बताने वाले हैं ये काफी काम की है। मैं आपको बता दूं, आज सर्वोच्च अदालत में DY चंद्रचूड़ के पुत्र यानी पूर्व CJI के पुत्र को काफी डांट पड़ गई, धमका दिया गया। धमकाना तो नहीं कर सकते लेकिन झाड़ दिया गया अच्छी तरह से CJI खन्ना के द्वारा। वह जो है एक पिटीशन पे मेंशनिंग लगाए हुए थे और सर्वोच्च अदालत में जब आपकी पिटीशन को वक्त से पहले अगर सुनने का आवेदन हो उसको मेंशनिंग कहते हैं। तो मेंशनिंग के लिए वो गए थे और CJI संजीव खन्ना जी ने उनको डांट दिया। मैं आपको बता दूं कि अभिनव चंद्रचूड़ जो DY चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, काफी वेल क्वालिफाइड हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के नामी गिरामी वकील हैं, जिनके दादा पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनके पिता पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो जाहिर सी बात है बड़े वकीलों में आते हैं। लेकिन जिनका वो पिटीशन था वह भी बड़े लोग हुआ करते थे आम लोगों की नजरों में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने डांट लगा दी और ये पिटिशनर थे रणवीर इलाहाबादिया। तो भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने कोई शो किया जिसमें उन्होंने क्या गलती की है ये तो कुरेदने की बात है, लेकिन जो CJI खन्ना है उन्होंने कह दिया कि 2-3 दिन के बाद लगा दिया है, ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं और आप कोई VIP नहीं है। दूसरे मामले में CJI खन्ना भी पेशो पेश की स्थिति में है। 19 फरवरी का डेट लगा दिया है, लेकिन मामला सुनकर आप चौंक जाएंगे। चुनाव आयुक्त सरकार अपने मर्जी से नहीं कर सकती। सर्वोच्च अदालत ने एक्शन ले लिया, 19 फरवरी की डेट लगाई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि 18 फरवरी को राजीव कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो 18 को वो रिटायर होंगे और जाहिर सी बात है सरकार चालाकी से अपने मनमर्जी से अपना आदमी चुनाव आयुक्त को वहां पर नियुक्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आरोप भी आपको सिलसिलेवार देसी भाषा में बता देना चाहता हूं। आरोप यह है EVM में धांधली होती है। आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्या यह आरोप गलत है? EVM में धांधली होती है। दूसरा आरोप यह है कि सरकार के हिसाब से चुनाव की तारीख तय होती है। जैसे कि सरकार चाहे कि 7 डेट में चुनाव करवाओ तो 7 ऐसे ऐसे डेट दिए जाते हैं जब जब मोदी जी रैलियां कर सके। यह आरोप है। तीसरा आरोप यह है कि चुनाव आयुक्त भाजपा के बंदे के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनके खिलाफ बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करती है। ये तमाम आरोप हैं। राजीव कुमार जो है जवाब देते देते परेशान है। वो कहते हैं कि 17C फॉर्म से जब मैच हो जाती है काउंटिंग तो हम उसको मान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, शाम में 6 बजे के बाद 85 लाख वोट पड़े। यह कैसे पड़े ये जवाब देना है राजीव कुमार जी को। तो राजीव कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में लिया हुआ है, सारी चीजों के ऊपर रोक लगाई हुई है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या सर्वोच्च अदालत का जो ये आदेश है कि हम 19 फरवरी को यह निर्णय दे देंगे, यह फैसला दे देंगे कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, लेकिन उससे पहले तो बन जाएगा। 18 फरवरी को ही वो रिटायर हो रहे हैं और भाजपा चालाकी से जो है अपने मनमर्जी का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी। तो क्या इसमें यह भी सरकार कर सकती है कि आज जो हम कर रहे हैं नियुक्ति ये अस्थायी होगा और जब सर्वोच्च अदालत के फैसले होंगे
तब जो है अस्थाई चुनाव आयुक्त होगा, क्योंकि हंगामा ज्यादा है, कांग्रेस पीछे पड़ी हुई है। बहन मायावती जी ने बार बार यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन नहीं करवाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव के ऊपर भी आरोप है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर भी आरोप है, हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर भी आरोप है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरा रिकॉर्ड ही सामने रख दिया गया है। अब सर्वोच्च अदालत इग्नोर कैसे कर सकती है? सर्वोच्च अदालत ये चाहती है कि चुनाव आयुक्त जो हो वो किसी के संपर्क में ना हो, किसी नेता के संपर्क में ना हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो अथवा किसी भी नेता के साथ ना हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो। और सर्वोच्च अदालत चुनाव आयुक्त को नियुक्त करना चाहती है बिल्कुल फेयर तरीके से, और इसीलिए 19 फरवरी का डेट दिया गया है। चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं फिलहाल, जो 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, वो कई सवालों के घेरे में। अब ऐसे में सर्वोच्च अदालत 19 फरवरी का डेट दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चुनाव आयुक्त बनेंगे या तो अस्थायी बनेंगे अथवा अगले दिन हटाए भी जा सकते हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी झारखंड के प्रत्येक जिले में, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, हर जगह अपना जिला अध्यक्षों के द्वारा, वहां पर झारखंड के प्रभारियों के द्वारा जगह जगह रैलियां कर रही है, अपना जो है कार्यकर्ता मीटिंग कर रही है, जागरूकता अभियान चलाए हुए है। बहन मायावती जी पूरे के पूरे बिहार के 38 जिले के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। कार्यकर्ता स्तर पर अभी से ही, अक्टूबर में भले ही चुनाव होना है, लेकिन बसपा अभी से ही तैयारी में लग गई है। हर जिले का जो भी है खाका वो प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सूचियां ले रहे हैं, कौन कहां है, क्या कर रहा है, बूथ स्तर पर कितनी तैयारी है, सब कुछ बहन मायावती जी मॉनिटरिंग कर रही हैं। और उस आधार पर झारखंड में जो है मीटिंगें होना शुरू हो गया, उसके डेट डिसाइड हो गए, जगह जगह जिला अध्यक्ष ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं कि बसपा की ये मीटिंग है। उधर छत्तीसगढ़ से जो खबर निकल कर आई कि जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ वहां बसपा ने बाजी मारी है। आकाश यादव वहां के प्रत्याशी थे और छत्तीसगढ़ में बसपा का रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। उड़ीसा में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव तो काफी दूर है, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हैं बूथ लेवल पर बसपा काफी मजबूत हो रही है। बिहार के 38 जिले में हर जगह बहुजन समाज पार्टी अपना कार्यक्रम देना शुरू कर दिया। जिला कार्यालय सजने लग गया है। पटना का बसपा कार्यालय भी अब काफी एक्टिव हो गया है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहन मायावती जी इस बार एक अलग छाप छोड़ेंगी। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कहीं से कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। वो यह चाहते हैं कि बहन मायावती जी भी साथ हो और असदुद्दीन ओवैसी जी को भी वो साथ करना चाहते हैं, क्योंकि 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एक विधायक निकला था जमा खान, जो जदयू में जाके मिल गए थे। इसका मतलब है कि दिल्ली की तरह बिहार बिल्कुल जीरो पे आउट नहीं होती है, ये आप दिमाग में रख लें। और पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ था तो रामगढ़ सीट पर मात्र 1000-1200 वोट से ही बसपा का प्रत्याशी पीछे रहा था। तो बसपा का जनाधार बिहार में अच्छा खासा है। और जो सीमांचल एरिया है, तो सीमांचल के पूर्वी एरिया में असदुद्दीन ओवैसी जी 5-6 विधायक निकाल लिए थे, यानी राजद का वोट काटने में असदुद्दीन ओवैसी जी का बड़ा हाथ था, जिससे वो सिंहासन तक नहीं पहुंच पाए। उधर बिहार का जो कैमूर जिला है, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर का इलाका है, वहां बसपा काफी मजबूती में है और बसपा बहुत बड़ा वोट बैंक काट लेती है। 1-2 विधायक तो अपने दम पे निकाल लेती है, चाहे कोई गठबंधन करे अथवा ना करे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर महागठबंधन का
एक अंग बन जाती है बसपा, बहुजन समाज पार्टी उसमें आ जाती है और उन्हें सीट मिल जाता है, तो बिहार के अंदर बहन मायावती जी को अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करने का मौका मिल सकता है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में, धमक के रूप में बहन मायावती जी उतर जाएंगी। क्योंकि आज की तारीख में बार बार जो चुनाव हार रही है बसपा, इसके मामले में लोग कहने लग गए हैं कि जब उनका कमाल था तब था, जब वो 4 बार सीएम बनी तब बनी, आज के तारीख में चुनाव जीत कर दिखाएं। और यह सबसे बड़ी चुनौती है बहन मायावती जी के लिए। इसलिए भले ही कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन राजद उनको महागठबंधन में लेने को तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।